ठीक है। तो ये अब प्रीवियस का आप ड्रग का क्लासिफिकेशन बताया, पहले हम बताया था कि एंटीएरिथमिक ड्रग्स। अब एंटीएरिथमिक 4 टाइप के हैं और 4 टाइप के बाद इनका सब डिवीजन भी है। जैसे सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसमें सब क्लास जैसे 1A आता है, तो ये क्या करता है, मॉडरेट जीरो फेज। जो जीरो फेज क्या है, जीरो फेज है ना डीपोलाइजेशन का, उसको मॉडरेट कर देता है। जो फास्ट होता था, फास्ट है ना, उसको मॉडरेट कर देता है। तो प्लॉन्ग डीपोलाइजेशन, प्लॉन्ग डीपोलाइजेशन का मतलब जो डीपोलाइजेशन होता था वो लंबा हो जाएगा, दूर तक होगा। तो इससे क्या इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव टाइम बढ़ जाता है, वो आगे इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। जैसे जो सडन ऊपर जा रही थी ग्राफ, वो जब ब्लॉक होने से वो ब्लॉक को स्लो होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये सीधे न जाके ये ऐसे हो जाएगा जीरो फेज, ठीक है। तो ड्यूरेशन होगा। इसमें जो ड्रग आती है क्यूनिडीन आती है, और जो है क्लोकेन आता है, और डाइसोपारामाइड आता है, ये ड्रग है। ये ट्रैकीकार्डिया मतलब एरिथमिया वेंट्रिकुलर एरिथमिया दोनों में काम करता है। इससे क्या होता है, इनकी इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड, समझ गए। क्यूनिडीन आर्टेरियल एरिथमिया और वेंट्रिकुलर दोनों में काम होता है, जिससे इफेक्टिव पीरियड बढ़ जाता है। इफेक्टिव पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू सक्सेसिव इम्पल्स जनरेशन, दैट इज नोन एज इफेक्टिव पीरियड। मतलब एक जैसे इम्पल्स जनरेट हुई, फिर कंप्लीट हुई, फिर ऐसे आके नीचे आया, फिर जनरेट हुई, तो इन दोनों के बीच में जितना टाइम लगता है उसको इफेक्टिव पीरियड करता है। तो जब डीपोलाइजेशन कम मॉडरेट हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि ये स्लो हो जाएगा, तो इफेक्टिव पीरियड बढ़ जाएगा। यही तो चाहिए हमको, जितना इफेक्टिव पीरियड बढ़ेगा उतना हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, डीपोलाइजेशन घटेगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। इसी तरह से प्रोकेनामाइड इंक्रीज द इफेक्टिव पीरियड, बट हाँ ये भी इफेक्टिव पीरियड बढ़ा देता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट कुछ आते हैं इसके, ठीक है। डाइसोपारामाइड नेक्स्ट, ठीक है। अब बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में वीकनेस ऑफ जीरो फेज, वीक हो जाएगा। शॉर्टन क्या है, डीपोलाइजेशन, जो डीपोलाइजेशन सीधे स्टेट ऑफ शॉर्ट हो जाएगी, छोटा हो जाता है, जिससे क्या है कि डिक्रीज द, ये बता चुका हूँ, डिक्रीज द जो है डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल। तो इसमें लिग्नोकेन आता है, मैक्सिलेटिन एंड फिनोटोइन, ये एपिलेप्सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी है, तो ये भी काम करती है, बस थोड़ा अंतर है, सभी जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट चलो, अब थर्ड स्ट्रॉन्ग फेज डिप्रेशन, पहला था वो माइल्ड था, दूसरा मॉडरेट इफेक्ट था। अब थर्ड जो ग्रुप है स्ट्रांग है, मतलब ये ज्यादा डिप्रेशन को स्ट्रांग जो डिप्रेस करेगा। नो इफेक्ट ऑन द डिप्रेशन बट नो इफेक्ट ऑन द एक्शन, समझ लो। इसमें क्या होगा कि इसमें फ्लेकेनाइड्स एंड क्लोफोफिनोन दो होते हैं, तो इनका एक्शन क्या होता है, इनका एक्शन ये होता है कि स्लो कंडक्शन ऑफ द ऑल पोर्शन ऑफ द हार्ट। ये इस पर इफेक्ट तो नहीं करते हैं कि, लेकिन जितने कंडक्शन होते हैं सभी को स्लो कर देते हैं। और आल्सो इनवेट द एब्नॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी आप जानते हो व्हाट ऑटोमेटिसिटी, एक ऑटोनोमिक फाइबर होता है हार्ट में, एक नॉन ऑटोनोमिक होते हैं। तो जो ऑटोनोमिक फाइबर होता है वो ऐसे नोड होता है, तो उसके इम्पल्स बार बार जनरेट होने से भी एब्नॉर्मलिटी होगी। तो इसको ऑटोनोमिसिटी को हम इन्विट कर देंगे तो हार्ट का नॉर्मल स्टेज आएगा। ऑटोमेटिसिटी मतलब द कैपेसिटी हैड द जनरेट द ओन इम्पल्सेस, उनकी ओन कैपेसिटी कुछ जनरेट करने के लिए, ठीक है। और नॉन ऑटोनोमिक फाइबर होते हैं वो ऑटोमेटिक फाइबर से बस इम्पल्स रिसीव करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। तो ये ऐसे नोड को भी इन्विट कर देता है, जिससे ये इसीलिए स्ट्रांग बोलते हैं, स्ट्रांग है। वो तो बस डिपोलाइजेशन को स्लो करता था, लेकिन पूरे हार्ट के सभी पोर्शन को कर देता है और ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हम तीनों में पढ़ाया आपको। बीटा ब्लॉकर कई जगह हाइपरटेंशन में पढ़ाया, एंजाइना में पढ़ाया, एडमा में पढ़ाया। बीटा ब्लॉकर का बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ये जो क्या करता है हार्ट के फास्फोलाइजेशन को कम कर देता है, और कम करने से हार्ट का कंट्रैक्शन कम हो जाता है, और हार्ट का जब कंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट सब स्लो हो जाता है, समझ लो। जब सब स्लो हो जाता है तो जिससे क्या मायोकार्डियम बीटा एडरेनलिक ड्रग भी बनता है। ये डायरेक्टली जो है
डायरेक्ट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रिलेटेड टू सोडियम चैनल। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग क्यों कर देता है? क्योंकि हार्ट रेट को ही ये कंट्रैक्शन इनिशिएशन ही कम कर देता है, कंट्रैक्शन स्लो हो जाएगा और रेट स्लो हो जाएगी, तो धीरे धीरे उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें प्रोपेनॉल एंड मेटाप्रोल एटेनोल बहुत सारी ड्रग है। एक मिनट नेक्स्ट ये क्या करता है? ऐसे नोट बता दिया टॉपिक में। एक आपको पहले बताया ये ब्लॉक द एक्सरसाइज एप्रियंसेस में एक्सरसाइज रेजिस्टेंस होता है, मतलब इतना ही ब्लॉक कर देगा, इतना हार्ट रेट कम कर देगा कि एक्सरसाइज करने पे भी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। तो ये एक तरह से अगर मान लो कार्डियक एरिथमिया से किसी का डेथ होने वाला है एरिथमिया से और इसको पता चल गया और बीटा ब्लॉकर डोज दे दिया, नॉर्मल एक स्टैंडर्ड डोज दे दिया, तो एरिथमिया का अटैक से पेशेंट डेथ नहीं होता, बच जाता है। नेक्स्ट इसके बाद पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में क्या करता है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, अब देखो पोटेशियम फेज 3 में आता है, उसको ब्लॉक कर देगा तो जो सीधे जो रिपोलाइज हो रही थी उसको ब्लॉक करने से इस तरह से प्रोलॉन्ग ऐसे रिपोलाइज होगा, तो इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाता है। समझ गए ना आप? ग्राफ समझे कि जो ग्राफ सीधे ऐसे जाके ऐसे आके स्ट्रेट आता था नीचे, वो स्ट्रेट ना आके यहीं से सीधे ऐसे हो जाए, पैराबोलिक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो है पोटेशियम से ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो गया है तो पोटेशियम ओपन नहीं हुआ, तो पोटेशियम जब बाहर नहीं होगा तो रिपोलराइजेशन नहीं होगा। रिपोलराइजेशन नहीं तो सीधे यहाँ से ऊपर जाके सीधे ऐसे हो जाएगा, मतलब वो इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट स्लो हो जाती है। देखो डिले द रिपोलाइजेशन, प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिव इफेक्टिव पीरियड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें ड्रग्स जो है एमियोडेरोन एंड ब्रिटिलियम दो मेन है। प्रोलॉन्ग ये वही एक्शन देते हैं जिससे हम जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका तीसरी ड्रग है, हाँ 1 2 3 है, फोर्थ ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इस सब में ये भी यूज हुआ है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज हुआ ना, सब में यूज हुआ, जैसे हाइपरटेंशन में यूज करते हैं इंजन, उसमें भी इसमें भी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से क्या होता है कि ये क्या करता है, कैल्शियम की जब एंट्री कम होगी तो एंट्री तो मायोकार्डियम मसल कंट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये स्लो रेट ऑफ एवी कंडक्शन ऑफ द पेशेंट विद द आर्टियल फाइब्रिलेशन। कई तरह के आर्टियल फाइब्रिलेशन जो होता है इसको जो है क्या करता है कि स्लो कर देता है। ठीक है, तो वेरापामिल है और डिल्टाइजम है, ब्लॉक द सोडियम चैनल, एडिशनल कैल्शियम चैनल आल्सो स्लो होता है। एक सोडियम चैनल भी ब्लॉक होता है, ये भी ब्लॉक होता है, तो इस तरह से ये सोडियम टैकीकार्डिया को चाहे फाइब्रिलेशन को बहुत ज़्यादा जो 500 और उसके पास हार्ट रेट पर मिनट होती है सब स्लो कर देता है, इसमें यूज होता है। नेक्स्ट कम हुआ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। अब इसके बाद इससे अगर पेसमेकर की एक्टोपिक एक्टिविटी यदि फिनिश नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पेसमेकर को ही हम चेंज कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं न्यू पेस। नेक्स्ट तो ये पेस मेकर, हम यहाँ पे पेस मेकर है, ये वर्क नहीं कर रहा तो एडमिया इंड्यूस होगी। नेक्स्ट पीछे जाओ, तो यहाँ पे एक बैटरी जैसे रहता है, पेस मेकर का रहता है, यहाँ देखो अभी आएगा, देखो ये है पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर ये बॉडी में लग जाता है, ये यहाँ पे ऐड कर देता है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद यहाँ इम्पल्स, यहीं पे ऐसे नोट होता ना पेस मेकर, तो यहाँ पे इम्पल्स इसका कनेक्शन होता है, ये भी नोट होता है, हार्ट का वेंट्रिकल में चला जाता है, नॉर्मल कंडक्शन हो जाता है, एडमिया ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट बता देंगे। नेक्स्ट और ये 10 क्वेश्चंस है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। दिस इज ऑल अबाउट द एडमिया एंड एंटी एडमिक ड्रग्स इन दिस क्लास।